अमरकांत, जो सोनपुर गांव का वासी था, अपने परिवार के साथ गरीबी के बेजोड़ अंधेरे में दिन गुजार रहा था। इस बदहाली का एक प्रमुख कारण उसकी कामचोरी थी। अमरू अक्सर कई कई दिन घर में आलस से पड़ा रहता, न खेतों की ओर कदम बढ़ाता और न ही घर के किसी कार्य में हाथ बटाता। उसका यह लापरवाह रवैया उसकी पत्नी और बच्चों के लिए गहन पीड़ा का कारण बन गया था। पत्नी के बार बार समझाने के बावजूद उसकी बातों का अमरू पर कोई असर नहीं पड़ता। हालात इतने खराब थे कि उनके घर में भरपेट भोजन का भी अभाव था। गांव, जो समुद्र के किनारे स्थित था, अमरू की उदासीनता का साक्षी था। जब भी पत्नी की बातों से उकताहट महसूस होती, वह अपनी नौका लेकर समुद्र के शहर की ओर निकल पड़ता। एक सुबह की बात है, जब अमरू ने पत्नी से कुछ नाश्ते की मांग की तो वह क्रोधित हो उठी। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने तीखे शब्दों में कहा, तुम्हारे निकम्मेपन ने घर को भूखमरी की दहलीज पर ला खड़ा किया है। यहां तक कि बच्चों ने भी कल रात से कुछ नहीं खाया। अब जाओ और कुछ कमा कर लाओ। ये कटु बातें सुनकर अमरू घर छोड़कर निकल पड़ा। उधर उसकी पत्नी पड़ोसियों के घरों में काम करके भोजन जुटाने की कोशिश में लग गई। अमरू समुद्र तट पर खड़ा उदासी से लहरों को ताक रहा था। तभी उसकी नजर समुद्र के बीचों बीच अचानक उभरे एक खजूर के पेड़ पर पड़ी। उसके मन में दृढ़ निश्चय हुआ कि किसी भी तरह वह उस पेड़ तक पहुंचेगा और उस पर चढ़ेगा, शायद वहां खजूर मिल जाए। परंतु पेड़ तक पहुंचना आसान नहीं था। समस्या विकट थी, पर हर कठिनाई का समाधान होता है। तट पर पहुंचकर उसने एक टूटी फूटी नौका देखी। अमरू ने उसे जैसे तैसे मरम्मत की और सागर की ओर बढ़ चला। पहले 6 प्रयास असफल रहे। हर बार समुद्र की प्रचंड लहरें उसकी नौका को तट पर वापस पटक देती, लेकिन इस बार उसने अपने आलस्य को खुद पर हावी नहीं होने दिया। 7वें प्रयास में अपनी पूरी ताकत और जिद्द के साथ अमरू आखिरकार उस पेड़ तक पहुंचने में सफल हो गया। अमरू ने नौका को पेड़ के तने से मजबूती से बांध दिया और धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने देखा कि कुछ खजूर पेड़ पर लटक रहे हैं, जो उस समय उसकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त लग रहे थे। अमरू ने खजूर तोड़ तोड़ कर नौका में फेंकने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी खजूर पानी में गिरकर समुद्र में समा गए। पेड़ पर अब केवल एक खजूर बचा था। इस बार अमरू ने बहुत सतर्कता से वह खजूर तोड़ा और नौका में फेंकने का प्रयास किया, लेकिन वह खजूर भी पानी में डूब गया। इतनी मेहनत करने के बावजूद अमरू को एक भी खजूर नहीं मिला। यह सब देखकर वह बहुत ही दुखी हो गया। अपने खाली हाथ घर लौटने की हिम्मत वह जुटा नहीं पाया। जीवन से निराश होकर उसने अंततः समुद्र में कूदकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। हालांकि यह देखकर वह चकित रह गया कि डूबने के बजाय वह समुद्र की लहरों से बहकर तट पर सुरक्षित पहुंच गया। वहां उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी के अंदर से एक बुजुर्ग संत बाहर आए। उन्होंने अमरू से पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। अमरू ने अपनी पूरी दास्तान उन्हें सुनाई। उसकी कहानी सुनकर बुजुर्ग बाबा को अमरू पर गहरी सहानुभूति हुई। वे झोपड़ी के भीतर गए और वहां से एक लोहे की हांडी लेकर बाहर आए। उन्होंने वह हांडी अमरू को देते हुए कहा, इस हांडी से तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। तुम्हें केवल यह कहना होगा कि जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के लिए करती थी, वही मेरे लिए भी करो। अमरू ने बाबा का दिल से धन्यवाद किया और हांडी लेकर वहां से चल दिया। हांडी को परखने की उत्सुकता में वह समुद्र पार एक सुनसान जगह पर बैठ गया। उसने हांडी से कहा, हांडी, जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के लिए करती थी, वही मेरे लिए भी करो। इतना कहना था कि हांडी स्वादिष्ट व्यंजनों से भर गई। अमरू ने उन लजीज पकवानों को जी भरकर खाया और खुशी से झूम उठा। जब अमरू अपने गांव लौटा तो सबसे पहले उसके मन में अपने परिवार को हांडी की सहायता से भरपेट भोजन कराने का विचार कौन था, किंतु जल्द ही स्वार्थ की एक चुभन भरी परछाई ने उसे घेर लिया। वह सोचने लगा, कहीं ऐसा न हो कि हांडी की दिव्य शक्ति शीघ्र समाप्त हो जाए और मैं पुनः भूख की आग में झुलसने लगूं। नहीं, मैं इसे केवल अपने लिए छिपाकर रखूंगा और प्रतिदिन जी भरकर इसका आनंद उठाऊंगा। अमरू ने हांडी को अपने घर के एक गुप्त कोने में छिपा दिया। घर लौटने पर उसने ऐसा अभिनय किया मानो भूख से बेहाल हो। उसकी पत्नी और बच्चे, जो पहले से ही भूख से त्रस्त थे, उसकी इस स्वार्थपरक उदासीनता से अनजान थे।
अमरू प्रतिदिन कमरे में जाकर दरवाजा बंद करता और हांडी से लजीज पकवान मांगकर अकेले खा लेता। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगा, जबकि परिवार के अन्य सदस्य दुर्बल और कमजोर होते गए। अमरू की इस स्थिति पर घर वालों का संदेह गहराने लगा। उसका छोटा बेटा, जो अत्यंत चतुर और सतर्क था, अपने पिता के व्यवहार पर नजर रखने लगा। एक दिन उसने चुपके से देखा कि अमरू कमरे में जाकर हांडी से खाना मांगता है और फिर उसे छिपाकर बाहर निकलता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसने यह रहस्य अपनी मां को बताया। अगले दिन जब अमरू गांव से बाहर गया तो मां बेटे ने हांडी को बाहर निकाला और पूरे परिवार को स्वादिष्ट भोजन परोसा। सभी ने भरपेट खाया, लेकिन उनके हृदय में अमरू के प्रति आक्रोश भी उमड़ रहा था। अमरू की पत्नी ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। वह हांडी को लेकर गांव के मैदान में गई और वहां सभी को बुलाकर भोजन बांटने लगी। परंतु हांडी इतनी बड़ी संख्या में भोजन बनाने के लिए बनी नहीं थी। अधिक भोजन बनाने के कारण वह अत्यधिक गर्म हो गई और अंततः पिघल कर बह गई। हांडी नष्ट हो चुकी थी। दूसरी ओर अमरू को इस घटना की कोई सूचना नहीं थी। जब वह वापस लौटा और हांडी को ढूंढने गया तो वह उसे कहीं नहीं मिली। अमरू समझ गया कि किसी ने उसकी हांडी को खोज निकाला है। उसका पहला शक अपने परिवार पर गया। क्रोध और अपमान से भरे मन में उसने परिवार को दंड देने का निर्णय लिया, किंतु कुछ कहे बिना अगली सुबह की प्रतीक्षा करने लगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही अमरू सागर तट की ओर बढ़ा और अपनी जर्जर नौका पर सवार होकर उसी खजूर के पेड़ की ओर कूच कर गया। इस बार नाव बिना किसी विघ्न के सीधी पेड़ तक पहुंचकर थम गई। अमरू ने नाव को पेड़ से कसकर बांधा और फिर पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसा कि पिछली बार हुआ था, पेड़ पर भरपूर फल लदे हुए थे। अमरू ने सावधानी पूर्वक फल तोड़े और नौका में फेंक दिए। सभी फल बिना किसी हानि के नौका में जा गिरे। हालांकि इस बार अमरू ने सभी फलों को एक एक कर पानी में फेंक दिया और स्वयं भी समुद्र में छलांग लगा दी। तैरते हुए वह फिर से बूढ़े बाबा की झोपड़ी तक जा पहुंचा और पूरी घटना का विस्तृत ब्यौरा उन्हें सुनाया। बाबा ने उसकी बात सुनकर पहले की तरह दयालुता जताई। इस बार बाबा अपनी झोपड़ी के भीतर गए और भीतर से एक लकड़ी का डंडा लेकर लौटे। उन्होंने वह डंडा अमरू को सौंपा और दोनों ने परस्पर विदाई ली। डंडा लेकर अमरू अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने उस डंडे की शक्ति को परखने का निश्चय किया। एक निर्जन स्थान पर खड़े होकर उसने कहा, डंडे ओ डंडे, जैसे तुम अपने पूर्व मालिक के लिए कार्य करते थे, वैसे ही अब मेरे लिए भी करो। अमरू की बात समाप्त होते ही डंडा हरकत में आ गया। डंडा बेकाबू होकर अमरू को पीटने लगा और उसे लाल नीला कर दिया। किसी तरह अमरू खुद को बचाते हुए पानी में कूद गया और अपने गांव की ओर भागा, लेकिन डंडा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अमरू को यह समझने में देर नहीं लगी कि डंडे से बचना असंभव है। वह डंडे के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। डंडे से एक गंभीर आवाज गूंजी, अमरू, तुमने अपने परिवार की कभी परवाह नहीं की। जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुमने अपनी बीवी और बच्चों को भूखा रहने दिया। तुम्हारे स्वार्थ का यही दंड है। अमरू ने डंडे के सामने कसम खाई कि वह अपने परिवार की पूरी देखभाल करेगा। उसने वादा किया कि वह आलस्य का त्याग कर मेहनत से जीवनयापन करेगा। डंडे ने उसकी सच्चाई पर भरोसा किया और देखते ही देखते अदृश्य हो गया। यह घटना अमरू के लिए एक बड़ा सबक साबित हुई। घर लौटने के बाद उसने अपने आलसी स्वभाव को पूरी तरह त्याग दिया। अब वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। अमरू के इस बदलाव से उसकी पत्नी और बच्चे अत्यंत खुश थे। मेथनी गांव के चौपाल में एक दिन सांझ को काठियावाड़ के घोड़ों की बात चल रही थी। कोई माणकी का बखान कर रहा था तो कोई ताजन के पराक्रम कह रहा था। इसी प्रकार बेरी, फूलमाल, रेशम और वांदर्य इत्यादि की बातें निकली थीं। एक आदमी हुक्के का कश लेते हुए बोला, अरे बाप, जिस वक्त ऊंची नस्ल के घोड़े पर वैसा ही उच्च कुल का सवार चढ़ता है, उस घड़ी वह आकाश को भी छू लेता है। हाँ, एक चारण बैठा था, उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। क्यों भाई, क्यों हंस रहे हो? बहुत बड़े घुड़सवार लगते हो। घुड़सवार तो मैं नहीं हूं, पर वैसा ही एक सवार और वैसी ही जोड़ीदार घोड़ी मैंने देखी है। भाई,
तब तो सुनाओ ना वो बात, पर बात में बहुत मोयन मत मिलाना, जैसा देखा हो वैसा ही कह सुनाओ। चारण ने खोंखारी खाकर अपना गला साफ किया। फिर उसने दायरे से कहा, भाई देखा है वैसा ही कहूंगा। मोयन मिलाऊं तो जोग माया देखेंगी, किंतु चारण का लड़का हूं, इसलिए शूरवीरता को प्रेम किए बिना तो नहीं ही रहा जाएगा। हुक्के की घूंट लेकर उसने बात आरंभ की। बहुत नहीं, 25 वर्ष हुए होंगे। सोरठ के इत्रिया गांव में सूथा घाघल नामक एक काठी रहता था। 25 वर्ष की उम्र, घर का सुखी आदमी, इसलिए शरीर के रोम रोम से मानो जवानी हिल्लोर मार रही है। विवाह को 1-2 वर्ष हुए होंगे। काठियारिन की गोद भर के पिहर में प्रसव के लिए ले गए हैं। लड़का जन्मा है। 2 महीने प्रसव के पूर्व और 2 महीने प्रसव के बाद का, इस तरह से 4-4 महीनों का वियोग हुआ। इसकी वेदना तो आपा सूथा के हृदय बिना दूसरा कौन समझ सकता है। यह सब होते होते आकाश में आषाढ़ी दूज दिखाई दी। इंद्र महाराज गेंद और डंडे खेलने लगे हों, इस प्रकार आषाढ़ गरजने लगा। पहाड़ों पर चमकती हुई बिजली आकाश और धरती का विरोध निकालने लगी। काले घने बादल 7-7 तह जमकर आकाश में छा गए। फिर तो बादलों के हृदय में वियोग की काली अग्नि जल रही हो, इस प्रकार बिजली आकाश के कलेजे को चीर चीर कर धाएं धाएं निकलने लगी। न जाने कितनी दूर सागर के किनारे मन का मीत बैठा होगा। उसको याद कर कर के वियोगी बादल मन ही मन में धीरे धीरे रोने लगे। मोर अपनी गर्दन के 3-3 टुकड़े करके केहू क शब्दों से टहुकने लगे। मोरनी ढेकुक ढेकुक करते हुए स्वामीनाथ से लिपटने लगी। लताएं वृक्षों को अंकवार में लेकर ऊपर चढ़ने लगी। आपा सूथा आकाश में निरखा ही किया। उसका मन बहुत उदास हो गया। एक रात्रि तो उसने बिस्तर पर करवटें ले लेकर निकाली। सुबह होते ही उसके धीरज की अवधि पूरी हो गई। अपनी माणकी घोड़ी पर सवार होकर आपा सूथा ससुराल के गांव मेकड़ रवाना हुआ। मेकड़े गांव पहुंचकर आपा तुरंत जल्दीबाजी करने लगे, परंतु ससुराल में जमाई राज मेहमान होता है, वह तो पिंजरे में बंद तोते जैसा कहलाता है। उस तोते का छुटकारा अचानक कैसे होगा, उसमें भी बरसात आपा की वैरी हुई है। दिन रात आकाश मूसलाधार बरसने लगा। हाथी के सूंड जैसा परनाला घर की ओरियानी से बहने लगा। वह पानी की धार नहीं बरस रही थी, परंतु आपा के विचार से तो इंद्र महाराज की बरछियां बरस रही थी। ससुर के घर तो अपनी कठियारिन के पैर का तलवा, तो क्या ओढ़नी का किनारा भी नजर नहीं आता था। इसी तरह 3 दिन हो गए। आपा का मिजाज गया। उसने खुलेआम कह दिया कि मुझको तो आज ही विदा करा के जाना है। सासू ने कहा, अरे भाई, लगातार वर्षा हो रही है, इसमें कहाँ जाओगे? कहीं भी समुद्र में। मुझको तो आपके घर का पानी अभी से हराम है। मेरी बुआई व्यर्थ हो रही है। आपकी कौन सी बुआई व्यर्थ हो रही थी? हृदय की बुआई। गांव का चौधरी आया। उसने कहा, आपा, आपको पता है शेवरू जी नदियों फैली पड़ी है। आज 3-3 दिन हो गए शेहजी का पानी नहीं उतर रहा। चारों ओर जलबंबाकार हो गया है, और आप कैसे शेजूंजी पार करेंगे? वहां जो होगा सो सही, पर यहां से तो निकलने में ही छुटकारा है। ठीक है, आज का दिन निकाल लीजिए। यहाँ का पानी हराम हो तो मेरा घर पवित्र कीजिए। कल सुबह चाहे जैसा भी मेघ बरसता होगा तो भी अपने ही बैलों को बांधकर आपको इत्रिया गांव पहुंचा दूंगा। उस दिन आपा रुके। दूसरे दिन चौधरी 6 बैलों को बांधकर गाड़ी सहित हाजिर हो गया। आकाश में वर्षा के बादल घिरे हुए थे। सबने जमाई के मुंह की ओर देखा, परंतु जमाई का हृदय नहीं पिघला। युवा काठियारिन सिर से स्नान करके धूप से सुगंधित किए गए कपड़ों को धारण की। बाल को कंघी करके दोनों तरफ भ्रमर के पंख जैसे काले सुगंधित सौगंधिक को लगाया। मांग में सुगंधित सिंदूर भरा। माता और 2 महीने का बालक बैलगाड़ी में बैठे। मेकड़ा और इतरिया के बीच, मेकड़ा से 2.5 कोस पर क्रांकच गांव का सिवान। शेजी नदी बाढ़ की उफान में है। बिल्कुल गिर के पहाड़ों में से शेतल शेजूंजी का पानी चला आ रहा है, इसीलिए 8-8 दिन तक उसकी बाढ़ नहीं उतरती है। एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना हो तो मुसाफिरों को बेड़ा पर बैठकर नदी को पार करना पड़ता है। बैलगाड़ी और माणकी का सवार शेत्रुजी के किनारे आकर रुक गए। बौराई शेतल गर्जना करती हुई दोनों किनारे से बह रही है। आज उसको जवानी से भरे इस काठी युगल पर दया नहीं आई। नदी के दोनों किनारों पर पानी के उतरने की राह देखते हुए यात्री कतारबद्ध होकर बैठे थे। मैं भी उस दिन शेतल के किनारे बैठा था और मैंने ये सब अपनी नज़र से देखा।
बेड़े वाले बेड़ों को बांधकर चिलम फूंक रहे थे। सभी यात्री इस काठियारिन की ओर देखने लगे, मानो संगमरमर की मूर्ति के सम्मुख देख रहे हों। जोगमाया की कसम, क्या वह रूप! यदि नदी को आंखें होती तो वह नाजुकता देखकर बाट कम कर देती। आपा सूथा ने बेड़ा वाले से पूछा, उस पार ले जाओगे? कोणियों ने कहा, दरबार नदी में उतरना ठीक नहीं है। देखो ना, दोनों किनारों पर कितने आदमी बैठे हैं। पानी कब तक कम होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। बैलगाड़ी वाले चौधरी ने कहा, आपा अब विश्वास हुआ, अभी भी मान जाओ तो बैलगाड़ी वापस ले चलूं। अब वापस जाएंगे तो सासू मां इज्जत उतार लेंगी। वापस तो जाने से रहे चौधरी। आपा के राग में माणकी उत्साह से थिरक रही थी, मानो अभी हाल ही पंख फैलाकर दूसरे किनारे पहुंच जाऊंगी। वह इस तरह से उछल रही थी। नदी की मस्त गर्जना के सम्मुख माणकी भी हिनहिनाने लगी। थोड़ा विचार करके घुड़सवार बेड़े वाले की ओर मुड़ा। किसी तरह से उस पार उतारोगे? कितने लोग हो? लालची बेड़े वालों ने हिम्मत की। एक औरत और एक बच्चा, बोलो क्या लोगे? 16 रुपए हो तो अभी उतार देंगे। 16 पूरे, कहकर आपा ने कमर से रुपए की थैली खोलकर खन्न खन्न करते हुए 16 रुपए गिन दिए। मानो उस झनकार में आपा की आज की आने वाली मध्य रात्रि की टंकार बजी हो। उसने पुकारा, नीचे उतरो। काठियारिन नीचे उतरी। 2 महीने के बालक को हृदय से लगाकर महिला ने धरती पर पैर रखे। क्या वे पैर थे? पैर के तलवे से मानो कुमकुम की ढेरी लगती जाती। कुसुम्बी चादर के पतले घूंघट से उसका मुंह दिख रहा था। काले काले बादलों का काजल उतार कर मानो अंजित वे 2 आंखें, और उन आंखों के कोर गूंजा फल के रंग जैसे लाल चटक सोने की, शहनाई जैसी हाथ की कलाई, ललाट पर हरे रंग का गोदना, बंसीधारी कान और गोपी का वह मोर, और सोने के दीपक में 5-5 ज्योति जल रही हो। ऐसी उसकी बाएं दाएं हाथ की 5-5 अंगुलियां, मानो उस मूर्ति ने मुसाफिरों की नजर बांध ली। सभी बोल उठे, आपा जुल्म क्यों कर रहे हो? ऐसा मनुष्य फिर नहीं मिलेगा। हाँ, ये किंशुक सा बालक कुम्हाला जाएगा। आपा पछताओगे, चीख कर रोओगे। जो होगा सो ठीक भाइयों, आप बीच में ना बोलें। आपा ने थोड़ा दिल को दुखी करके उत्तर दिया। काठियारिन से कहा, बैठ जाओ, बिना घबराए, बिना कुछ पूछे। जय माता, कहकर काठियारिन बेड़ा पर बैठ गई। पालथी मारकर गोद में बालक का सुलाया, छूंघट निकालकर पैर के नीचे दबा दिया। 4 तूंबड़ी और उस पर चक्की पीसने का छोटा सा खटोला रखकर तैयार किया गया बेड़ा। उसके मुंह के आगे मोटा सा मजबूत रस्सा बंधा होता है। उस रस्से को पकड़कर 2 तैराक उस बेड़े को खींचते हैं। इस तरह वह बेड़ा तैरने लगा। आपा माणिकी को पकड़े हुए किनारे पर खड़े खड़े देखते रहे। बेड़ा उस पार पहुंच जाए, फिर माणिकी को पानी में हिलाऊं और हलाते ही उस पार काठियारिन को पकड़ लूं। इतने अडिग विश्वास से वे खड़े थे। माणकी को तो उन्होंने ऐसी कितनी बाढ़ में हलाया था, और माणकी को भी मानो अपनी समवयस्क काठियारिन का अपने से आगे पानी को पार हो जाना देखा नहीं जा सकता हो। इस प्रकार टापों को पछाड़ने लगी, मानो उसके पैर के नीचे ज्वाला जल रही हो। इस प्रकार अधीरता पूर्वक खड़ी है। बेड़ा शेतल की धार पर तैरने लगा। छोटा बच्चा नदी की लीला देखकर गरजते हुए उछलने लगा। माता ने बेड़ा के संतुलन को बचाते हुए बालक को दबाया। तब तक वे बीच धार में पहुंच गए थे। बुरा हुआ, अचानक आपा के मुंह से उद्गार निकला, गजब हो गया। दोनों किनारे के लोगों ने मानो प्रतिध्वनि की। लगभग 100 आंखें उस बेड़े पर लगी हुई थीं। एक लंबा काला नाग घबराते हुए बीच धारा में उड़ता हुआ आ रहा था। नाग पानी में बेचैन हो गया था। पानी की लहरें उसे बाहर निकलने नहीं दे रही थीं। वह बचने का साधन खोज रहा था। उसने बेड़ा देखा। अर्जुन की तरकश से तीर निकला हो, इस प्रकार पूरा शरीर संकुचित करके नाग छलांग मारकर बेड़े पर आ चढ़ा। ठीक काठियारिन के मुख के सामने ही खड़ा हुआ। सूप की तरफ फन काढ़े फूं आवाज करता हुआ वह काठियारिन के घूंघट पर फन पछाड़ने लगा। परंतु वह तो काठियारिन थी, वह डरी नहीं। उसकी आंखें तो बालक पर नीचे लगी हुई हैं। उसके मुख से जय मां का जाप निकला। आपा जुल्म हो गया। आदमियों ने एक ही श्वास में बोला। आपा तो ध्यानस्थ हो रहे। उन्होंने देखा नाग ने फन बटोरकर मुंह घुमा लिया, रस्से पर शरीर फैलाकर चला। आपा ने आवाज लगाई, ओ जवानों, सामने के किनारे तक रस्सा मत छोड़ना। हाँ, 100 रुपया दूंगा। बेड़े वालों के कान में शब्द पड़े। ये क्या आश्चर्य है! 100 रुपए, और पीछे मुड़कर देखते हैं तो काल
और अपने हाथ के बीच में एक बित्ते का अंतर। ओ बाप! चिल्लाकर उन्होंने हाथ से रस्सा छोड़ दिया। ढब ढब ढबाक! पानी में डुबकी लगाते हुए दोनों जन किनारे निकल गए। रस्सा छूट गया और बेड़ा उलटा। बीच धार में चक्कर खाई घर घर। बेड़ा बह गया। ओ गया, ओ गया, कहर ढाया आपा, कहर ढाया। ऐसा शोरगुल दोनों किनारों पर होने लगा। रस्से पर चढ़ा हुआ नाग पानी में डुबकी खाकर वापस बेड़ा पर आया। स्त्री के सामने फन काढ़ा। स्त्री की नजर के तार तो दूसरे किसी जगह नहीं, अपने बालक पर है और उसके अंतर के तार लगे हैं माताजी के साथ। बेड़ा बहती धारा में सीधा बहता जा रहा है। जय जगदम्बा का मृत्युजाप जपता जा रहा है। आपा ने देखा कि काठियारिन बह गई। एक पल में तो उसने पत्नी के बिना संसार की कल्पना कर ली और डूंगर ऊपर दव बने, खन खन झरे अंगार, जाकी हेड़ी हल गई, वाका बुरा हवाल जय और कंठा फैली कामनी, साइया ममाए, रावण सीता ले गयो, वे दिन संभाए। इसी तरह की दहशत बैठ गई, परंतु विचार करने का वक्त कहाँ था। काठी ने माणकी की लगाम निकालकर उसकी काठी के अगले सिरे से बांधी, मोहरी भी उतार दी। चमड़े की बग्घी को खींचकर तराजू पर तौलते हैं, इस प्रकार अंदाज लिया। ऊपर बैठ गया। नदी की सीधी धारा में माणकी को हाँक दिया। मन मन भर माटी के पिंड उड़ाते हुए माणकी एक खेत जितना दूर पलक झपकते भर में ही पहुंच गई। ये सब बिजली की सी तीव्रता से हुआ। बाप माणकी, मेरी इज्जत रखना, कहते हुए घोड़ी के बगल में एड़ी मारी। शेजूंजी के ऊंचे ऊंचे कगारों से आपा ने माणकी को पानी में कुदाया। धुब्बांग से 10 हाथ दूर माणकी जाकर गिरी। चारों पैर लंबे करके वह पानी में तैरने लगी। पानी की सतह पर केवल माणकी का मुंह और घुड़सवार की छाती, इतना ही भाग दिखता था। माणकी पहुंची। ठीक मध्य धार में बेड़ा तिरछा झुक गया। बेड़ा पलट जाने में पल भर की देरी थी। आपा के हाथ में नंगी तलवार थी। ठीक बेड़े के पास आते ही आपा ने तलवार चलाई। डूब से नाग का सिर कटकर नदी में जा गिरा। पलक झपकते ही आपा ने रस्सा हाथ में थाम लिया। अद्भुत आपा, वाह आपा! नदी के दोनों किनारों से लोगों ने ललकारा। शरारती नदी ने भी मानो शाबाशी दी हो, इस प्रकार दोनों कगारों से प्रतिघोष हुआ। चारों दिशाओं से राक्षस की भांति लहरें उछल रही हैं। काठियारिन और बालक पानी में डूब रहे हैं। माँ बेटे के मुंह में भी पानी जा रहा है। आपा ने बहाव की उलटी दिशा में नजर की तो किनारा आधा कोस दूर रह गया था। घोड़ी पानी के विरुद्ध नहीं चल पाएगी। सामने नजर डाली तो नदी की ऊंची ऊंची कगारें हैं। बाहर कैसे निकल पाएंगे? बाप माण की, बेटा माण की, कहते हुए आपा ने घोड़ी की पीठ थपथपाई। घोड़ी चल दी। काठियारिन, अब तुम्हारा जीवन रस्से पर है, इसलिए ठीक से पकड़ना, काठी ने कहा। काठियारिन ने बालक को पलाठी में दबाया, दोनों हाथों से रस्सा पकड़ा। रस्से की छोर आपा ने काठी के सिरे से फंसाया। माणकी किनारे के पास पहुंच गई। उसके पैर माटी पर टिके। काठियारिन, ठीक से पकड़ना, कहकर आपा ने माणकी के बगल में लात डाला। चारों पैर समेटकर माणकी ने उन ऊंचे ऊंचे कगारों को लांघ गई, परंतु कगारें भीगी हुई थीं। माटी का एक गाड़ी जितना भाग फंसक गया। माणकी वापस पानी में जा गिरी। बेड़ा भी, बालक और माता सहित फिर से पानी में गिरा। माँ बेटा घबराकर पुनः होश में आए। बापा माणकी कहकर फिर से कगार के पास जाकर आपा ने कुदाया। ऊपर जाकर फिर से माणकी पानी में गिर पड़ी। मानो भोग लेने के लिए भूत मंडली जैसी लहरें दौड़ी आ पड़ी। तीसरी बार जब माणकी गिरी तब काठियारिन ने कहा, काठी, बस अब बेड़ा छोड़ दो, अपना जीवन बचा लो। शरीर सुरक्षित रहेगा तो दूसरी काठियारिन और दूसरा लड़का मिल जाएगा। अब परिश्रम मत करो, बोलो मत, ऐसा अशुभ मत कहो। निकलेंगे तो चारों जीव साथ में निकलेंगे, नहीं तो चारों जन जल समाधि लेंगे। आज की रात रहने की प्रतिज्ञा है, या तो इतरिया के घर या फिर समुद्र के पाताल में। माणकी, बाप, यहां पर दूर रखेगी क्या? कहकर चौथी बार एड़ी लगाई। माणकी तीर की भांति निकली, कगार के ऊपर जा गिरी। कुआं में से चरसा मोट निकलती है, वैसे काठियारिन और उसके बालक सहित बेड़ा सुरक्षित किनारे निकल गया। बहुत खूब आपा, अद्भुत घोड़ी, ऐसा चिल्लाते हुए लोग उसे घेरने लगे। आपा माणकी को पवन डुलाने लगे, परंतु माणकी को अब पवन की आवश्यकता नहीं थी। उसकी आंखें निकल गई थीं, उसके पैर टूट गए थे, उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। सिर पर सच में सोने के मुल्लमा वाला फेंटा बांधा था। उसे उतारकर सूथा घाघल ने
माणकी के शव पर ढक दिया। माणकी को आलिंगन में लेकर खुद चीख चीख कर रोए। बाप माणकी, माणकी, ऐसी पुकार कर करके आपा ने आकाश को रुलाया। वहीं के वहीं जल लेकर प्रण लिया कि जीते जी अन्य किसी घोड़े पर नहीं छड़ूंगा। काठियारिन के नेत्रों से भी 8-8 आंसू बह निकले थे। 80 साल का होकर वह काठी मरा। उसके भांजे देवा खाचर के घुड़साल में 12-12 ऊंची नस्ल के घोड़े थे, पर स्वयं कभी घोड़े पर नहीं चढ़ा। अद्भुत घोड़ी, बहुत से करतब, ऐसा कहकर पूरे दायरे ने कान पकड़ लिए। घोड़ी के पैर टेकते समय बेड़ा और उस पर बैठे बालक माता 3-3 बार किस तरह से साथ रह सकते हैं, ऐसी शंका मित्रों ने उठाई है। उसका निराकरण करने के लिए वह नजरों से देखने वाला कहानीकार आज उपस्थित नहीं है, इसलिए हम सुखपूर्वक समझ लें कि घुड़सवार काठियारिन को बालक समेत घोड़ी पर पीछे बैठाकर पराक्रम किया होगा। सपोचे सरिते। महाराज के अंत की वेला हो आई थी। उस समय सिवान में से चौकीदार ने हांफते हुए आकर सुदामड़ा गांव को समाचार दिया कि गांव के छोर पर धूल उड़ती आ रही है। माणिया के मुसलमानों का सैन्य एक साथ 100-100 बंदूकों सहित सुदामड़ा को रौंदने आ रहा है। यह सुनकर दरबार शादून खावड़ का माथा ठिकाने नहीं रहा। आज उसे अपनी इज्जत धूल में मिलने का समय प्रतीत हुआ। उसके तमाम नवयुवक गांव से बाहर गए हुए थे। गांव में वृद्ध बूढ़ों के अतिरिक्त कोई लड़ने वाला नहीं था। हथियार थे नहीं और हथियार चला सके ऐसी आबादी भी नहीं थी। शादून खावड़ बहुत देर तक कनपटी पर हाथ रखे बैठे रहे। सैन्य आ रहा है, मुसलमानों का विशाल सैन्य आ रहा है, ऐसी पुकार पूरे सुदामड़ा में फैल गई। और यह पुकार सुनते ही लोग धड़ाके से घर में से बाहर आए। काठियारी ने मूसल लेकर चौखट पर डट गईं, तो बच्चे पत्थरों का ढेर करके शत्रुओं के विरुद्ध लड़ाई के लिए एकत्र हो गए। किसी ने कहा कि बापू बेचैन होकर बैठे हैं, हथियार नहीं है, आदमी नहीं है, गांव लुट जाएगा, स्त्रियों के सिर पर तुर्कों का हाथ पड़ेगा, इसलिए बापू तलवार मार के मर जाएंगे। अरे क्यों मरेंगे, क्यों मरेंगे? हमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? नन्हे नन्हे बालक और दुबले पतले बुढ़े बोल उठे। और हम चूड़ियां पहनने वाली क्या घूंघट तानी हुई हैं कि अपने सिर पर दूसरे आदमी का हाथ पड़ने देंगी? अपना कड़ा जिसके माथे पर मारेंगी उसकी खोपड़ी चकनाचूर नहीं कर देंगी? जाओ बापू के पास और उन्हें हुर्मत दो। बस्ती के जो 10-20 आदमी थे वे शादून खावड़ की ड्योढ़ी पर गए। जाकर हल्ला गुल्ला करने लगे। ओ मालिक शादून, ऐसा शार्दुल होकर तब से क्या विचार कर रहे हैं? हमारे शरीर में प्राण है, तब तक नामर्द मियाँ क्या सुदामड़ा का फाटक भी मरोड़ सकेंगे? अरे हथियार धारण करो, तुम्हारे गांव की औरतें कछौटा बांधकर तैयार हो गई हैं। तभी एक स्त्री बोली, अरे बाप शादून खवड़, हम सभी तो सुदामड़ा के मालिक हैं। क्या उस दिन लाखा करपड़ा ने नी भनी नदी के किनारे पूरे गांव को नहीं कहा था कि सुदामड़ा तो सबके मत्थे है? उस दिन से पूरी आबादी गांव की बराबर की भागीदार हो गई है। तुम्हारी ड्योढ़ी और हमारी कुटिया के बीच फर्क नहीं रहा। सुदामड़ा की लाज के लिए माथा जाए तो क्या हुआ, स्वामी है। हाँ हाँ, हम सभी सुदामड़ा के बराबर के मालिक हैं। पूरी बस्ती ऐसे ही गरज उठी। संवत 1806 के बीच पूरा गांव एक शत्रु के विरुद्ध लड़ा था। उसी दिन से ही सबके माथे सुदामड़ा का करार हुआ था। मतलब कि पूरी बस्ती में गांव की जमीन का बराबर भाग में बंटवारा हुआ था। ये बात स्त्री भी नहीं भूली थी। एक ढोली भी उस समय वहां खड़ा था। अबे दूर खड़ा रह दूर, इसी तरह सब उसको दुत्कारते थे। तभी उसके सामने अंगुली दिखाकर उसकी पत्नी कहने लगी, और वो शादून बापू, ये मेरा पति कानिया तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए ढोल बजाएगा। ये भी सुदामड़ा का भागीदार है। और मुआ सुदामड़ा के लिए यदि तू आज नहीं मरेगा ना, तो मैं तुझको घर में घुसने नहीं दूंगी। ढोली हंसा, कुछ बोला नहीं, पर गले में कठुला सा ढोल टांग कर अपने मजबूत हाथों से ढोल पर डंडियां बजाने लगा। उसकी जोरदार डंडी पड़ते ही मानो आसमान गूंजने लगा। उसका नाम कानिया भंगी। अरे बैलगाड़ी लाओ, जल्दी से गाड़ी एक साथ लगा दो। ऐसी हाँक हुई। कानिया के ढोल से कायर की छाबड़ी में भी हरी पधारे। हड़हड़ाते हुए बैलगाड़ियां आ गईं। झटपट गांव का फाटक बंद हुआ और फाटक के किनारे पूरे गांव की बैलगाड़ी खड़ी कर दी गई। उसकी आड़ में 10-10 आदमी तलवार लेकर खड़े रहे। सांझ की वेला हो गई। गांव का साधु ध्यान करके ठाकुर महाराज की आरती करने लगा। 5 शेर पीतल की उस उज्जवल आरती में से 10-10 ज्योति की चमचमाहट ठाकुर महाराज के मुख पर बिखरने लगी।
नन्हा बच्चा हांफते हुए चौरे के उस भारी नगारे पर डंडी की चोट करने लगा और दूसरी तरफ फाटक के बाहर मंद अंधेरे में नींभणी नदी के किनारे दुश्मनों के बंदूकों की जामगी झिलमिलाने लगी। उस स्त्री की कुटिया फाटक के ठीक बगल में ही थी। शिकार करने वाली बंदूक में बारूद ठूंसकर जामगी जलाकर वाघरण ने अपने पति के हाथ में दिया और कहा, ओ मुआ तीतर और खरगोश तो रोज मारता है, आज एक आध आदमी को मारकर गांव का स्वामित्व तो बताकर दिखा। एक आदमी को चालाकी सूझी, हाथ में बंदूक लेकर बैलगाड़ी के धुर्रे के बीच संभल कर बैठ गया। मियाँ आ गए थे। आगे उनका सरदार लखा पाडेर चला आ रहा था। लखा पाडेर हाथ के में जो जामगी जल रही थी, उसके उजाले में उसकी राक्षसी काया बिल्कुल साफ दिख रही थी। उसको देखते ही कुटीर की आड़ में खड़े खड़े स्त्री ने आदमी को आवाज दी, ओ निगोड़े, देख क्या रहा है, मार मार। उस सरदार के कपाल के बीच में निशाना कर दे, धड़ाका, खोपड़ी की धज्जियां उड़ा दे, जल्दी मार, चारों युग में तेरा नाम रहेगा। परंतु आदमी का हाथ कांपने लगा। बंदूक चलाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सिर पर बिजली गिरी हो इस प्रकार वह वहीं का वहीं जड़ हो गया। उसी समय एक बढ़ई बंसूला लेकर खड़ा था। कानिया ने बड़ी ढोल पर डंडी बजाई, तभी बढ़ई का सच जाग उठा। उसके मन में उजाला हो गया कि हाय हाय, मैं भी सुदामड़ा का बराबर का मालिक हूँ और ऐसा अवसर निकल जाएगा। उसने दौड़ लगाई, आदमी के हाथ से बंदूक खींचकर कंधे पर रख ली, लखा पाडेर के ललाट का निशाना लिया, दाग दिया और हडुडुडु करती हुई गोली के छूटते ही लखा की खोपड़ी से फटाक की आवाज हुई। हरिद्वार के मेले में किसी जबरदस्त हाथ का तमाचा लगते ही दुबले साधु के हाथ से सवा शेर खिचड़ी के साथ भिक्षा पात्र उड़ जाता है, उसी तरह लखा की खोपड़ी उड़ गई। जीवन में पहली बार ही हाथ में बंदूक उठाने वाले उस बढ़ई ने रंग रख लिया और फिर तो मारो मारो की हुंकार की। पाडेर गिर पड़ा और अंधेरे में मुसलमान अकुला उठे। मन में लगा कि फाटक में कौन जाने कितने योद्धा बैठे होंगे। शोरगुल भी गजब का काला हो गया। पत्थर पड़ने लगे। मुसलमानों की जामगी बंदूकों के कान में लगाई जाने लगी। धड़ाका हुआ, लेकिन गोलियां ठन ठन करती हुई बैलगाड़ी से टकराकर जमीन पर गिरने लगी। फिर भी वे तो मुसलमानों की बंदूकें थीं। बहुतों को घायल करके मुसलमानों ने लखा पाडेर की लाश उठाकर चलती पकड़ी। फाटक पर तो रंग दिखा दिया, लेकिन कानिया ढोली आपा शादून को ढूंढ रहा है। वे कहाँ हैं? फाटक के पास अंतिम श्वासें ले रहे घायलों ने कहा, कानिया, आपा शादून को खोजो, उन्हें बचाना है। कानिया ढोली स्वामी को ढूंढने लगा। हाथ में नंगी तलवार लेकर आपा शादून गढ़ के किनारे किनारे अंदर से खोजते हुए चले जा रहे हैं। दूसरा कोई आदमी उनके पास नहीं है। उनको शंका थी कि शत्रु गढ़ को लांघ कर गांव में न घुसाए। मुसलमान भी बाहर के रास्ते से ठीक गढ़ के किनारे किनारे चले आ रहे थे। इतने में उन्होंने गढ़ की दीवार में एक छोटा सा नाला बनाया। अवसर पाकर मुसलमान अंदर घुसने लगे। उनके पास हड्डी की बड़ी भारी सी नाल पड़ी थी। उसको उठाकर मुसलमानों ने आपा शादून के माथे पर दे मारा। पहलवान मुसलमान के भीषण चोट से आपा शादून बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। परंतु तभी धड़ धड़ धड़, इसी तरह से कौन जाने कहां से एक साथ कितनी तलवार का झटका मियों के सिर पर टूट पड़ा। भूतनाथ के भैरव जैसे कद्दावर और खूनी मुसलमान विशाल पहाड़ की छोटी से पत्थर गिरता है, उसी तरह गिरने लगे। ये किसकी तलवार हमला कर रही है, यह देखने के लिए नजर ऊपर उठाने का भी समय नहीं था। ये लो, ऐसा शोर होता जा रहा है और तलवार का हमला होता जा रहा है। शत्रुओं का दम निकल गया। आमने सामने तलवारें टकराईं। कौन किसको मार रहा है, अंधेरे में उसका पता न चला। मुसलमान भागे और जो भागे वे भी द्वारका के यात्री की भांति सुदामड़ा के यात्रा की पहचान रूपी द्वारका छाप तलवार की चोट लेते गए। ये छापे लगाने वाली भुजा किसकी थी? उस अंधेरे में कौन, कितने जन मदद में आए थे? दूसरा कोई नहीं, केवल कानिया ही था। कानिया बापू को ढूंढ रहा था। वह ठीक समय पर आ गया था। बापू की बेहोश देह गिर पड़ी थी। उनके ही कमर से कानिया ने तलवार खींच ली और अंधेरे में उसकी एकमात्र भुजा ने इतनी तीव्रता से तलवार चलाई मानो 15-15 झटके एक साथ लग रहे हों। अकेले उसने ही हुंकार लगाई। सुदामड़ा को सबसे अधिक बचाने वाला यह कानिया था। आपा शादून का दुख दूर हुआ। उन्होंने आंखें खोली, बगल में देखा तो वहां 25-25 घाव के टुकड़े होकर कानिया पड़ा है। बापू सुदामड़ा, वह इतना ही बोल सका। फिर उसके प्राण दीप बुझ गए।
सुबह चौक में बिरुदावली गाई गई। मृतकों के अग्नि संस्कार की तैयारी हो रही थी। सभी लाशें सामने पड़ी थीं। उस समय लोगों का गम कम करने के लिए गढ़वी ने पौरुष की वाणी कही, धन्य है तुझको आपा शादून, आज तुमने काठियावाड़ की कोख को रोशन किया है। जोगमाया ने सुदामड़ा की इज्जत रखी। वाह रे रण बांकुरे, छोहड़ा रणभड़ा के एम सादो, लोह झड़ा का बेसलड़ा, भड़ उभे झांपो भेड़ाएं, तो भट्ट छे जीवन एम भड़ा। शादून खवड़ कहता, हे बलवान योद्धाओं, हे तलवारों के साधक वीर नर, आप हाजिर हो। फिर भी गांव के दरवाजे से दुश्मन दाखिल हो जाए तो वीर ऐसे शूरवीरों का जीवन धूल समान है। एम मरद लुनाओ तांखे, सणजो गल्ला नराम सरा, नर उभे भोणाए नींगरू, तो नानत छे अह नरा। लूणा खवड़ का पुत्र शादून कहता है कि हे पुरुषों, सुनिए, यदि मर्द खड़ा हो और गांव लुट जाए तो ऐसे मर्द को लानत है। वणग्या गढ़े माणिया वाणा, माटी पणारा भरेल मियाँ, पोते चकचूर थियो पवाड़े, एम केक भड़ चकचूर किया। माणिया वाले मियाँ लुटेरे जो कि मर्दानगी से युक्त थे, वे सुदामड़ा के गढ़ पर टूट पड़े। उस समय बहादुर शादून खवड़ जान पर खेले और दूसरे कितनों को उन्होंने उत्साहित किया। सादेगढ़ राख्यो सुदल पर, दोखी तणो न लागे दाव, एम करी कसणे उगरियो, रंग छे थाने खवड़ा राव। सुदामड़ा का गढ़ शादून खवड़ ने इसी तरह बचा लिया, दुश्मनों को बिल्कुल मौका नहीं दिया। इस प्रकार शादून खवड़ तुम भी सकुशल बच गए। खवड़ा के राजा तुझे आनंद है। अपने पराक्रम का गीत सुनकर शादून खवड़ ने उदासी भरे चेहरे से गर्दन हिलाई। चारण ने पूछा, क्या बाप, कुछ अयोग्य कहाँ है? गढ़वी, कवि की कविता भी छूत लगने से डरती है क्या? कुछ समझा नहीं आपा शादून। गढ़वी, तुम्हारे गीत में मेरा कानिया कहाँ है? कानिया के नाम रहित कविता का मैं क्या करूं? चारण को झेप महसूस हुई। उसने फिर से सरस्वती को पुकारा। उसने दोनों हाथ जोड़कर दिशाओं की वंदना किया। तब उसकी जिह्वा से वाणी फूट पड़ी, अड्ड माणिया कड्ड सुदामड़े अफन्यो, भज नगर वातनो थियो भामो, कोड अप्सर तणा चूडला कारणे, सूंडलानो वाणतल गियो सामे। माणिया के मियाँ सुदामड़ा पर टूट पड़े, मानो कि भुज और नगर के बीच युद्ध शुरू हो गया। उस समय रणक्षेत्र में मरकर अप्सराओं से विवाह करने की इच्छा से एक झाड़ू लगाने वाला ढोली शत्रुओं के सामने गया। वर्तरिया तणो नके रियो वारियो, घघुव्यो पाण ने चढ़ियो घोड़े, ढोलना वगड़ावतल केम नव धड़ किया, ढोलनो वगाड़तल गियो घोड़े। अपनी पत्नी के रोकने पर भी वह नहीं रुका। लश्कर तैयार हुआ, खुद घोड़े पर चढ़ा और उससे ढोल बजवाने वाले शूरवीरों को तो अभी शौर्य चढ़ ही रहा था। तब तक ढोल बजाने वाला स्वयं रणमत्त होकर दौड़ पड़ा। वी भड़ा तणा दण करमड़े वाड़िया, सभा सर आट के लोही सूकाओ, अप्सरा कारणे झाट के आटकी, जहां पड़ो पोण वच थियो झूका। शत्रुओं के दल को उसने तलवार से काट डाला। अप्सराओं से ब्याह करने का उत्साही वह कानिया ढोली आखिरकार लड़ते हुए मोहल्ले के बीच शहीद हो गया। भड़ैया बे रखेहर जेत पर भोंयरे, वजाड़ी खागने आग वधको, रंगे चढ़यो गामने, सामे कसने रिया, एटलो कानियानो मरण अधको। पहले भी दो अछूत लड़े थे, एक जेतपुर में चांपराज वाणा के युद्ध के समय और दूसरा भोए रगड़ की लड़ाई में। उन दोनों ने भी अपने गांव के लिए खड्ग उठाया, परंतु कानिया की मृत्यु तो उससे अधिक है, क्योंकि एक तो वह गांव पर विजय का रंग चढ़ाया और दूसरे अपने मालिक को उसने सुरक्षित रखा। गोनू झा के वाक्चातुर्य और बुद्धि कौशल पर मुग्ध थे मिथिला नरेश। कोई भी उलझन आए, गोनू झा उसे चुटकियों में सुलझा लेते। राज्य की मर्यादा, राज्य के मान सम्मान, दरबार की गरिमा, सत्ता के आदर्श, पड़ोसी राज्यों से कूटनीतिक संबंध, सीमांत क्षेत्रों की गतिविधियों पर नजर, कलाकारों को प्रोत्साहन, यानी ऐसा वह सब कुछ जो राज्य धर्म के निर्वाह के लिए जरूरी हो, गोनू झा का ध्यान उन सभी बातों पर लगा रहता था। उनकी इस बहुआयामी प्रतिभा के कायल थे मिथिला नरेश, और उनकी इसी बहुआयामी प्रतिभा से जलते थे मिथिला दरबार के दरबारी। अपनी कार्यकुशलता और बुद्धि लाघव के कारण मिथिला नरेश के दरबार में गोनू झा न केवल नरेश द्वारा प्रशंसित होते रहते थे, बल्कि प्रायः किसी न किसी कारण से उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता था। इस तरह मिलने वाले पुरस्कारों से गोनू झा के सम्मान में तो वृद्धि होती ही थी, उनकी आर्थिक स्थिति में भी लगातार सुधार हो रहा था। दरबारियों के उनसे जलने का कारण यही था। दरबारी सोचते, कहाँ 2 जून रोटी के लिए तरसने वाला गरीब ब्राह्मण गोनू झा
और कहाँ मिथिला नरेश के दरबार में बहुप्रशंसित दरबारी गोनू झा। ऐसे अनेक अवसर उस दरबार में आ चुके थे जब सभी दरबारियों ने मिलकर गोनू झा को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, मगर गोनू झा अपनी बुद्धि के बल से उन सब पर भारी पड़े थे। इसीलिए गोनू झा से ईर्ष्या रखने वाले दरबारी उनसे सीधी टक्कर लेने की बजाय उन्हें किसी साजिश के तहत महाराज की नज़र से गिराने के अवसर की ताक में लगे रहते थे। एक बार की बात है, अंग देश के महाराज ने मिथिला नरेश को संदेश भेजा कि वे मिथिला भ्रमण हेतु आना चाहते हैं। मिथिला नरेश इस संदेश से प्रसन्न हुए और अंग नरेश को संदेश भेज दिया कि उनके स्वागत के लिए मिथिला उनकी राह देख रही है। आम लीची से भरे मिथिला के बाग, रोहू, कतला, बचवा, पुगता, आसर, बामी, गैंचा जैसी मछलियों से भरे तालाब, कमल और मखानों से सुवासित मिथिला के सरोवर, कनेर, गुलाब आदि विविध पुष्पों से सजी मिथिला की फुलवारियां उनकी बेताबी से प्रतीक्षा कर रही हैं। अंग देश मिथिला का मित्र राज्य है। वहां के नरेश के आगमन पर राज्य में उनके स्वागत में कैसे आयोजन होना चाहिए, ये ध्यान में रखकर महाराज ने विशेष दरबार लगाया और सभी दरबारियों से राय ली गई और तय हुआ कि मिथिलांचल में प्रवेश के समय सीमांत क्षेत्र पर स्वयं मिथिला नरेश अंग नरेश का स्वागत करने के लिए उपस्थित रहेंगे। उनके साथ होंगे मिथिला नरेश और मिथिला दरबार के विशिष्ट दरबारीगण। गाजे बाजे के साथ अंग नरेश का स्वागत होगा। सीमांत क्षेत्र से लेकर राजमहल तक पुष्पों से आच्छादित तोरण द्वारों की श्रृंखला होगी तथा पूरी राह में मार्ग के दोनों किनारों पर सुंदर वस्त्रों में सजे धजे मिथिलांचल वासी पंक्तिबद्ध होकर अंग नरेश के आगमन को प्रतीक्षा करेंगे। संपूर्ण मार्ग सुवासित पर्ण पुष्पों से आच्छादित रहेगा। जब अंग नरेश इस मार्ग से गुजरेंगे तब मिथिलावासी मिथिला और अंग देश की मैत्री का गुणगान करेंगे और दोनों राज्यों के लिए जय घोष करेंगे। राजमहल में भी तरह तरह के रंगारंगा कार्यक्रमों के आयोजनों की सूची तैयार हुई। नृत्य, गीत, संगीत, नाटक के अलावा कुश्ती, कबड्डी, खो खो, मल्लयुद्ध आदि के आयोजनों को भी सूची में स्थान मिला। मिथिला नरेश ने अंग देश के राजा की आगवानी के लिए विशिष्ट दरबारियों की सूची तैयार करवाई, लेकिन इस सूची में गोनू झा को स्थान नहीं मिला। सभी दरबारी खुश हुए। उन्हें लगा कि गोनू झा की औकात ही क्या है तो भांड ही ना, चाटुकारिता करके महाराज का मुंह हलगा बन गया है और अपने को महाविद्वान समझता है। महाराज गुणों को समझते हैं, तभी तो इस विशेष अवसर पर गोनू झा को अपने से दूर रखा है। आखिर राज्यों के बीच कूटनीतिक संबंधों का सवाल है, इसमें भांड का क्या काम। गोनू झा को स्वागतकर्ताओं को सूची में शामिल नहीं किए जाने से दरबारी मन ही मन बहुत खुश थे। उनमें कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो यह कयास लगा रहे थे कि महाराज किसी बात से गोनू झा से अवश्य नाराज है। अगर ऐसा नहीं होता तो महाराज उन्हें अवश्य अंग नरेश के स्वागत के लिए अपने साथ लेकर जाते। दरबारी इसी गुंधुन में लगे थे कि मिथिला नरेश ने घोषणा की कि राज्य में अंग नरेश के आगमन से लेकर प्रस्थान तक की सभी तैयारियों का जिम्मा गोनू झा को सौंपा जाता है। उन्हें यह अधिकार भी दिया जाता है कि इन तैयारियों के लिए आवश्यक धन वे राज्य कोषागार से प्राप्त कर सकेंगे, किंतु उन्हें प्रत्येक व्यय का ब्यौरा कोषागार को देना होगा। उनसे राज्य यह अपेक्षा रखता है कि ये तैयारियां आकर्षक, मनोरंजक और निर्दोष हों। गोनू झा स्वयं अनुभवी और जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं कि यह दो मित्र राष्ट्रों के बीच आपसी तालमेल और समझ की बुनियाद को मजबूत करने का अवसर भी है। दरबारियों के कान खड़े थे। महाराज की घोषणा का एक एक शब्द उन्होंने गौर से सुना। दरबार के समापन के बाद गोनू झा के विरोधी दरबारी आपसी मंत्रणा के लिए एक स्थान पर एकत्रित हुए। उनका हृदय झूम रहा था, बाँछें खिली हुई थीं। एक दरबारी ने दूसरे उम्र दराज और अनुभवी दरबारी से पूछा, आज राज दरबार में महाराज द्वारा की गई घोषणा का आप क्या अर्थ निकालते हैं? राजा की भाषा में गोनू झा के प्रति कहीं आत्मीयता लक्षित नहीं हो पाई। बाकी दरबारी भी उत्सुक हो उठे। तब एक अनुभवी दरबारी ने कहा, राजा की भाषा समझना कभी आसान नहीं होता, इसीलिए यह किंवदंती प्रचलित है, राजा के अगारी और घोड़ा के पछारी मत जाना। समझे कुछ? 2-3 दरबारी एक साथ पूछ बैठे, क्या मतलब? जरा ठीक से समझाइए। उनके स्वरों में आवेश, उत्तेजना और उत्सुकता के मिले जुले भाव थे और आंखों में थी तीव्र व्यग्रता।
अनुभवी दरबारी ने मुस्कुराते हुए कहा, समझो गोनू झा के दिन लद गए। वह अपने को 30 मार खां समझता था, राजा की चापलूसी करता रहता था। जितने कम समय में वह राजा का मुंह हलगा बन गया और राजा के आगे पीछे करने लगा। समझो उसका अंत आ गया। शायद गोनू झा पहला आदमी होगा जो बहुत कम समय में राजा का चहेता बना और उससे भी कम समय में राज दरबार से बाहर हुआ। वहां खड़े सभी दरबारी खुश हो गए। उनमें से एक ने कहा, मतलब कि लोहा गर्म है, बस चोट करने की जरूरत है। यह अवसर हाथ से जाना नहीं चाहिए। महाराज ने गोनू को अंगराज के आगमन से लेकर प्रस्थान तक की तैयारियों का जिम्मा सौंपा है तथा सांकेतिक शब्दों में यह चेतावनी भी दे दी है कि तैयारियां त्रुटिहीन होनी चाहिए। हम लोग मिलकर कुछ ऐसा करें कि अंगराज के आगमन के दिन ही स्वागत की तैयारियों में कोई ऐसा खोट प्रकट हो जाए जिससे महाराज को बहुत बुरा लगे, और यदि ऐसा हो जाता है तब गोनू झा महाराज का कोपभाजन बनने से बचे नहीं रह सकेंगे। जब उस खोट के लिए दरबार में कोई बात उठेगी तब हम लोग एक साथ मिलकर उसे अक्षम्य अपराध की संज्ञा देंगे और उसके लिए गोनू झा को कठोर से कठोर दंड दिए जाने की मांग करेंगे। बोलो भाइयों, आप सबकी क्या राय है? इस तरह सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सबने हामी भर दी। उनकी मंत्रणा अभी समाप्त नहीं हुई थी। मूल प्रश्न खड़ा था, आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे अंगराज के आगमन के दिन ही कुछ ऐसा हो जाए जिससे महाराज कुपित हो जाए और गोनू झा दंडित किए जा सके। दरबारियों में एक काना नाई भी था जो बरसों से गोनू झा से खार खाए बैठा था। उसने सुझाव दिया, बात बहुत आसान है। यदि हम सभी साथ हैं तो गोनू झा इस बार मुंह की खाएंगे। ये बात सत्य है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, और गोनू झा इस बार नितांत अकेले पड़ गए हैं और उनके जिम्मे ऐसा काम है जिसमें थोड़ा सा भी खोट सीधे झलक जाने वाला है, छुपने वाला नहीं। मेरी सलाह है कि सीमांत क्षेत्र से राजमहल के बीच खजूर वन्नी के पास सड़क संकरी और बदहाल है। यदि हम लोग वहां मजदूरों को कुछ पैसों का लोभ देकर उस सड़क में गड्ढे करवाकर उसको कीचड़ से भरवा दें और उस कीचड़ पर फूलों की मोटी परत बिछवा दें तो बात आसान हो जाएगी। उधर से महाराज अंग नरेश के साथ रथ पर ही गुजरेंगे। हो सकता है कि रथ में जूते घोड़ों के टापों से कीचड़ उछले और महाराज और उनके अतिथि को कीच स्नान कर दे, और यह भी हो सकता है कि रथ कीचड़ में फंस जाए। होने को तो यह भी हो सकता है कि अचानक गड्ढे में पांव पड़ने से घोड़ा ही गिर जाए। सभी इस सलाह से उछल पड़े और काना नाई की सलाह को सर्व स्वीकृति मिल गई। गोनू झा बड़ी लगन से अंग नरेश के आगमन से लेकर विदाई तक के कार्यक्रमों का निर्धारण करके उनके आयोजनों की तैयारियों में जुट गए। वे स्वयं घोड़े पर सवार होकर आगवानी बिंदु से लेकर महल तक का चक्कर लगाते, यह देखते कि तोरण द्वारों के मध्य की दूरी 1 फरलांग से अधिक न हो। मुख्य मार्ग के अगल बगल नरेशों के स्वागत के लिए खड़े रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए जगह जगह पर प्यऊ की व्यवस्था। राज्य की ओर से इन लोगों के लिए दही, छाछ व जलपान का प्रबंध। तोरण द्वारों के मध्य की दूरी को रंग बिरंगे पताकों से सजाने का कार्य। एक एक काम को बारीकी से देखते गोनू झा समझ रहे थे कि महाराज ने उन्हें यह काम इसलिए सौंपा है कि यही कार्य सबसे महत्वपूर्ण था। राज्य भर के कलाकारों को आमंत्रण भेजना, विद्वानों के स्वागत सम्मान समारोहों की योजना बनाना, उनसे संपर्क करना और राज्य के वरिष्ठ विद्वानों से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सलाह लेना, गोनू झा इन कार्यों में व्यस्त थे। न दिन को चैन न रात को विश्राम। एक ही धुन में रमे थे गोनू झा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वे उसे खूबी के साथ अंजाम दे पाएं। अंग नरेश के आने की घड़ी नजदीक आ चुकी थी। गोनू झा मुख्य मार्ग की सज्जा का निरीक्षण और अवलोकन कर चुके थे। मिथिला नरेश भी मुख्य मार्ग का जायजा ले चुके थे और इस अभूतपूर्व सज्जा की मन ही मन प्रशंसा कर चुके थे। उन्होंने महल में पहुंचने के बाद महारानी से कहा भी था कि गोनू झा जैसा विलक्षण व्यक्ति सदियों में कभी जन्मता होगा। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि अंग नरेश की विदाई के बाद वे गोनू झा को उनकी विशिष्ट कार्यशैली के लिए राज्य की ओर से सम्मान देंगे। मिथिला के सीमांत क्षेत्र में मिथिला नरेश अपने दरबारियों के साथ खड़े थे। अंग नरेश के आगमन की प्रतीक्षा थी। तभी घोड़ों के टापों की आवाज ने उनका ध्यान आकर्षित किया। थोड़ी ही देर में अंग नरेश अपने सुरक्षा कर्मियों के बीच घोड़े पर सवार आते दिखे। जब वे लोग सीमांत क्षेत्र पर पहुंचे
तो मिथिला नरेश के दरबारियों ने जय घोष कर अंग नरेश का स्वागत किया। अंग नरेश घोड़े से उतरे और मिथिला नरेश ने उन्हें गले से लगा लिया। फूलों से सजे रथ पर अंग नरेश के साथ मिथिला नरेश बैठे। गाजे बाजे बजने लगे। मिथिलांचल वासियों की जय घोष से दिशाएं गूंज उठी। अंग नरेश ने इतने भव्य स्वागत की कल्पना नहीं की थी। वे प्रफुल्लित मन से मिथिला नरेश से मिथिला के जन जीवन की बातें करने लगे। रथ चला धीमी गति से। दोनों नरेश रथ पर खड़े होकर प्रजाजनों का अभिवादन स्वीकारने लगे। जगह जगह रंग बिरंगे कपड़ों से सजे धजे नर नारियों की जय घोष करती कतार को देखकर अंग नरेश ने सोचा, कितने खुशहाल हैं मिथिला के वासी। ऐसा आह्लाद, ऐसी उमंग और ऐसा उत्साह अंग नरेश ने अपने राज्य में किसी अतिथि के लिए नहीं देखा था। रंगों की चमक दमक, पुष्प गुच्छों से आच्छादित तोरण द्वारों से उठने वाली सुगंध ने अंग नरेश पर जादुई प्रभाव डाला था और वे राह की थकान भूल मुग्ध होकर राजमहल जाने वाली राह की सज्जा और प्रसन्नचित्त मिथिला वासियों को देख रहे थे कि अचानक एक धचके के साथ रथ के पीछे का दोनों पहिया कीचड़ में फंस गया और घोड़ों के टापों से उछले कीचड़ से रथ के फूल लथपथ हो गए। मिथिला नरेश इस आसन्न व्यवधान से चौंक पड़े। रथ चालक ने बहुत कोशिश की मगर घोड़े रथ को खींच नहीं पाए। रथ का एक पहिया बुरी तरह एक गड्ढे में फंसा हुआ था। अंततः महाराज के सुरक्षा कर्मियों ने रथ को कंधे के सहारे उठाया और फिर मुख्य मार्ग पर रथ लाया गया। रथ की सफाई की गई, घोड़े बदले गए, रथ महल की ओर चला। महाराज इस व्यवधान से क्षुब्ध हो उठे मगर समय को ध्यान में रखते हुए शांत रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि राह में यदि गड्ढा था तो उसे भरा क्यों नहीं गया और राह में उस गड्ढे में इतना कीचड़ कहां से आ गया। बरसात का मौसम नहीं कि राह में कीचड़ हो। खजूर वन्नी का इलाका ऐसे भी जनशून्य स्थान है, वहां नाले भी नहीं है, किसी के द्वारा लगातार पानी बहाने की भी संभावना नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उनके मन में यह उठ रहा था कि कीचड़ को फूलों से ऐसे किसने ढंका कि वह शेष राह जैसा ही दिखे। आखिर ऐसा करने वाले की मंशा क्या रही होगी। उन्होंने अंग नरेश से इस व्यवधान के लिए खेद जताया और अंग नरेश ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस घटना को महत्व नहीं दे रहे। राजमहल में पहुंचने के बाद अंग नरेश के लिए भव्य रूप से सजाए गए कक्ष में उन्हें ले जाया गया और इसके बाद एक से बढ़कर एक भव्य और मनोरंजक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई। लगभग एक माह के प्रवास पर आए अंग नरेश के लिए एक से बढ़कर एक यादगार कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। मिथिला वासियों के लिए भी यह अवसर अपने सांस्कृतिक धरोहरों को उजागर करने वाला था। भोजन, मनोरंजन और विश्राम की निर्दोष तैयारियों की सराहना मन ही मन मिथिला नरेश भी कर रहे थे, लेकिन उनके मन में अंग नरेश के आगमन के दिन की घटना शूल की तरह चुभा रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी अच्छी व्यवस्था में वह दोष कैसे उत्पन्न हो गया। एक भव्य आयोजन के बाद अंग नरेश की विदाई की घड़ी आई। महाराज स्वयं उनके साथ सीमांत तक गए। भावभीनी विदाई के बाद एक दिन शांतिपूर्वक बीता। दूसरे दिन दरबार में महामंत्री ने प्रस्ताव रखा कि अंग नरेश के आगमन से लेकर प्रस्थान तक के कार्यक्रमों की समीक्षा होनी चाहिए। दरबारी मानो इस पल की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। सबने एक स्वर में स्वीकृति दे दी। महाराज गंभीर मुद्रा में दरबारियों को देख रहे थे। समीक्षा मीमांसा में एक से बढ़कर एक आयोजनों की एक स्वर में सराहना हुई। जब अंग नरेश की अगवानी की तैयारियों की समीक्षा शुरू हुई तो पूरे दरबार में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। मिथिला नरेश ने दरबारियों में आए इस परिवर्तन पर गौर किया। उनका मन पहले से ही आशंकित था। अब उनकी यह आशंका बलवती हो गई कि निश्चित रूप से मुख्य मार्ग में गड्ढा खोदा गया, उसमें कीचड़ भरकर फूलों से उसे छुपाया गया, वरना इस प्रस्ताव पर दरबारियों में ऐसी खलबली पैदा नहीं होती। महाराज ने महामंत्री को इशारा किया। महामंत्री ने आसन से उठकर अभियोग सुनाया। अंग नरेश की अगवानी के दिन रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाने की घटना के लिए गोनू झा को दोषी माना जाता है। चूंकि यह दायित्व गोनू झा का था कि नरेश की यात्रा सीमांत क्षेत्र से लेकर राजमहल तक निर्विघ्न और निर्बाध संपन्न हो और यह कार्य राजकीय महत्व का था, इसलिए उनका दोष अक्षम्य है। अंग नरेश हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं। उनका मिथिला आगमन दोनों राज्यों के मैत्री संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए था, इसलिए इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी
गोनू झा को सौंपी गई थी कि वे प्रज्ञा संपन्न प्राणी हैं और इस कार्य के महत्व को समझते हैं, मगर मार्ग में जो व्यवधान उपस्थित हुआ उससे गोनू झा के कार्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता दोनों प्रकट हुई। ये लापरवाही मिथिला के हित में कदापि नहीं कही जाएगी और इसके लिए मेरी गुजारिश है कि महाराज मिथिला नरेश गोनू झा को कड़ा से कड़ा दंड दें, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा आचरण करने का साहस नहीं कर सके जिसमें दो राज्यों के मधुर संबंध प्रभावित होने के आसार नजर आते हों। मेरी समझ में यह घटना छोटी नहीं है और यह प्रकारांतर से राजद्रोह की प्रकृति का संकेत देती है, जिसके लिए राज्य के विधान में मृत्युदंड निर्धारित है। दरबारियों ने जब प्रधानमंत्री की बातें सुनी तो वे प्रसन्न हो उठे। एक हर्ष ध्वनि संवेद उठी और महाराज ने दरबारियों की मुखमुद्रा से समझ लिया कि गोनू झा को मृत्युदंड की पेशकश से वे सभी प्रसन्न हैं। महाराज ने गोनू झा की ओर देखा। गोनू झा शांत थे, उनके चेहरे पर भय का कोई भाव नहीं था। महाराज अपने आसन से उठे और दरबारियों से पूछा, आप सबकी क्या राय है? दरबारी एक स्वर से चीख पड़े, प्रधानमंत्री महोदय का निर्णय विधान सम्मत है। गोनू झा दंड के भागी हैं और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महाराज ने गोनू झा की ओर देखा और गंभीर मुद्रा में बोले, पंडित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? गोनू झा ने कहा, महाराज, प्रधानमंत्री महोदय की न्याय व्यवस्था से मैं सहमत हूँ। मैं उस दिन की घटना के लिए जिम्मेदार हूँ और स्वीकार करता हूँ कि उस गफलत के कारण कुछ भी ऐसा घटित हो सकता था जिससे दो मित्र राज्यों के संबंधों में कटुता आ सकती थी। अपना अपराध स्वीकार करते हुए मैं अपने लिए कठोर से कठोर दंड दिए जाने की पेशकश करता हूँ। महाराज गोनू झा के चेहरे को देख रहे थे। गोनू झा की मुख मुद्रा शांत और निर्दोष थी और उनके मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द संतुलित ध्वनि के साथ दरबार में अनुगूंजित हो रहा था। महाराज ने दरबारियों की ओर देखा। सभी दरबारी प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे तथा महाराज द्वारा दंड सुनाए जाने की प्रतीक्षा में थे। महाराज के पास दंड देने की शक्ति थी और दंड मुक्त करने का अधिकार भी। महाराज इतना भांप चुके थे कि दरबारी गोनू झा को दंडित करवाना चाह रहे हैं और वे यह भी समझ चुके थे कि गोनू झा निर्दोष हैं। उन्हें किसी षड्यंत्र के तहत अपराधी के रूप में दरबार में खड़ा करने का माहौल तैयार किया गया है। मन ही मन कुछ निश्चय कर महाराज ने हठात ऊंची आवाज में 2 पंक्तियों में अपना फैसला सुनाया, गोनू झा, आप राजद्रोह के दोषी हैं। मैं आपको मृत्युदंड देने का निर्णय सुनाता हूं। महाराज की आवाज सुनकर दरबार में हर्ष ध्वनि हुई। प्रसन्न मुद्रा में दरबारियों ने मन ही मन सोचा, निकल गया कांटा। गोनू झा शांत थे। तभी महाराज ने पूछा, गोनू झा, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहें, हम उसे अवश्य पूरी करेंगे। गोनू झा ने कहा, महाराज, आपका दंड शिरोधार्य। मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूं। राजाज्ञा का पालन मेरा धर्म है। मैंने जो अपराध किया है उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। मिथिला नरेश मुस्कुराए और सहज भाव से पूछा, पंडित जी, मैंने आपसे आपकी अंतिम इच्छा पूछी है। गोनू झा ने उसी तरह शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरी एक ही अभिलाषा है कि मैं आपके परपोते को गोद में खिलाऊं। महाराज मुस्कुराए और उन्होंने घोषणा की कि मेरे पुत्र के पुत्र के पुत्र के अवतरण तक यदि गोनू झा जीवित रहते हैं तो मृत्युदंड के भागी होंगे। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी उनके कानों में महाराज की गुर गंभीर वाणी गूंजी, आप सभी दरबारी ध्यान देंगे। आपस में स्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन वह रचनात्मक होनी चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाने वाला कर्म कभी भी हितकर नहीं होता। मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। महाराज ने दरबारियों की ओर देखा। सबके चेहरे लटक चुके थे। महाराज ने मुस्कुराते हुए अपने गले से मोतियों की माला उतारी और गोनू झा के आसन के पास पहुंचकर वह माला उनके गले में डालते हुए कहा, पंडित जी, आप इसी दंड के योग्य हैं। गोनू झा श्रद्धांत होकर अपने आसन से उठ खड़े हुए और मिथिला नरेश ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। ठग उन्मूलन अभियान। मिथिला में चोर उचक्कों और ठगों का कभी बहुत जोर था। चोर उचक्कों के इस जोर के कारण ही कोई अजनबी न तो मिथिला जाना चाहता था और न वहां के लोगों से मेल झोल बढ़ाने का ही साहस कर पाता था। मिथिलांचल नरेश ने चोरी और ठगी रोकने के कई उपाय किए,
लेकिन सारे विफल रहे। एक दिन उन्होंने गोनू झा से कहा, अब आप ही कोई उपाय करें पंडित जी। राज्य में चोरी और ठगी की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि पड़ोस के राज्यों से कोई मिथिला भ्रमण के लिए आना ही नहीं चाहता। मिथिला की कलात्मक तस्वीरों के लिए पहले यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी। मिथिला अपने प्राकृतिक रंग निर्माण के लिए अपनी प्रसिद्धि के कारण व्यापारियों को भी आकर्षित करता था। मखाने की खेती में यह क्षेत्र अव्वल है, लेकिन चोरों और ठगों के उत्पात के कारण अब मखाने के व्यापार पर भी असर पड़ने लगा है। मिथिला की मछलियां दूर दराज तक के खरीदार ले जाया करते थे, लेकिन मछलियों की मांग भी कम होती जा रही है। यदि यही हाल रहा तो राजस्व में कमी आएगी और हमें नए कर लगाने होंगे। इससे हमारी प्रजा पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव आएगा। यह उचित नहीं होगा। मुझे विश्वास है पंडित जी, आप ही कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे मिथिला की प्रजा को इन ठगों, चोरों और लुटेरों से निजात मिल सकेगी। गोनू झा मिथिला नरेश की बातों को स्पष्ट आदेश के रूप में लेते थे। प्रखर बुद्धि और त्वरित सूझ के अपने विशिष्ट गुणों के कारण गोनू झा मिथिला नरेश के दरबार में सभी दरबारियों से भिन्न थे। उनकी इस विशेषता के कारण ही मिथिला नरेश उनका सम्मान करते थे। मिथिला नरेश की बातें सुनकर गोनू झा ने कहा, महाराज, आपका आदेश सिर आंखों पर। बस मुझे राज्य के सुरक्षा प्रहरियों में से कुछ प्रहरियों का चुनाव कर उनसे मनचाहा काम लेने की सुविधा प्रदान करें। महाराज ने गोनू झा को यह सुविधा प्रदान कर दी। गोनू झा ने सुरक्षा प्रहरियों में से अपनी पसंद के जवानों का चुनाव किया और उन्हें अपने गांव में ग्रामीणों जैसे लिबास में बुलवाया। 3-4 दिनों तक वे उन्हें समझाते रहे कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद वे महाराज के पास गए तथा कहा, महाराज, अब मैं ठगी चोरी निषेध अभियान पर लग गया हूं। न तो अगले 3 माह तक मैं दरबार में आऊंगा और न यह बताऊंगा कि मैं और मेरे प्रहरी क्या कर रहे हैं, और न यह बात आप किसी भी कारण से मुझसे पूछेंगे। महाराज ने स्वीकृति दे दी। गोनू झा ने इन सुरक्षा प्रहरियों को पर्यटकों के वेश में विभिन्न क्षेत्रों के धर्मशालाओं में ठहर जाने का निर्देश दिया तथा राजकोष से मंगाकर सबको कुछ कुछ धन भी प्रदान किया। जवानों के चयन में गोनू झा ने एक विशेष नीति अपनाई थी। उन्होंने ऐसे जवानों का चयन किया था जो देखने में मूर्ख लगते थे। 3 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने इन जवानों को मूर्खतापूर्ण ढंग से देखने, बोलने आदि की कला भी सिखाई थी। गोनू झा के गांव से थोड़ी दूरी पर एक मवेशी मंडी थी, जहां रविवार को मवेशियों का बाजार लगा करता था। एक सुरक्षा प्रहरी किसान के वेश में उस हाट में भेजा गया। वह दिन भर हाट में घूमता रहा और मूर्खों के से हाव भाव के साथ मवेशियों के पास जाता, उन्हें निहारता और फिर उसके मालिक से उसकी कीमत पूछता। फिर अपनी अंटी से पैसे निकालकर उन्हें सबके सामने गिनने बैठ जाता। फिर कहता कि उसके पास पैसे कम हैं। लगभग 4-5 चक्कर वह पूरे हाट का लगा चुका था। अब वह किसी भी मवेशी के पास रुकता तो मवेशी का मालिक उसे दुत्कार कर भगा देता, जा जा आगे बढ़, लेना न देना आ गया। फिर मगज चाटने। हाट में घूम घूम कर थक जाने के बाद वह जवान एक जगह पर बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसके आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर 4 लोग बैठ गए हैं। चुपचाप सबकी पीठ उसकी तरफ थी। जवान ने फिर अपनी अंटी से पैसों की थैली निकाली और वहां बैठकर उन्हें गिनने लगा। पैसे गिनकर उसने थैली में डाले और थैली अपनी अंटी में रखकर वह फिर से मंडी के चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते लगाते उसकी नजर एक छोटे से बछड़े पर पड़ी। वह बछड़े के मालिक से उसका मोल पूछा। पहले तो बछड़े का मालिक उस पर नाराज हुआ, मगर जब उसने अपनी अंटी से रुपए निकालकर दिखाए तो उसने उसकी कीमत 200 रुपए बताई। मोल तोल करने के बाद 150 रुपए में बछड़ा खरीदकर वह जवान उस बछड़े को अपने कंधे पर लाद लिया और गोनू झा के गांव की ओर चलने को हुआ तो जिसने बछड़ा बेचा था वह उसकी मूर्खता पर हंसते हुए पूछा, बड़े मजबूत जवान हो, किस गांव से आए हो? जवान ने चलते हुए कहा, भड़ौरा गांव है मेरा। भड़वारा जानते हो ना, वही। इतने में 4 लोग उसके पास से लगभग दौड़ते हुए निकल गए। जवान ने देखा ये वही 4 लोग थे जो कुछ देर पहले उसके आसपास आकर बैठ गए थे। जवान ने उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया और धीमी चाल से वह आगे की ओर चल पड़ा। मवेशी मंडी से थोड़ी दूर निकल जाने के बाद एक मोड़ पर उसने देखा कि एक आदमी उसे रुकने का इशारा कर रहा है, मगर वह उस पर बिना ध्यान दिए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसे इशारा करने वाला आदमी
तेज कदमों से चलकर उसके पास आ गया और कहने लगा, का गणेशी भाई नाराज छी की, अतेक आवाज दे लो, इशारो कह लो, आहा ध्यानो न दे लो। क्या क्यों गणेशी भाई, नाराज हैं क्या? इतनी आवाज दी, इशारा भी किया, मगर आपने ध्यान ही नहीं दिया, क्यों? जवान अपनी धीमी गति से चलता रहा। उस आदमी ने फिर कहा कि बात छई, बोलवे नहीं करई छी। क्या बात है, बोलते ही नहीं है? तब जवान ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मेरा नाम गणेशी नहीं माधो है। माधो? माधव झा, मुकुंद माधव झा। हाँ यो झा जी, ये बताओ कि बकरा कतेक में भेटल? हाँ झा जी, ये बताइए कि यह बकरा कितने में मिला? ई बकरा। माधो झुंझलाया और बोला, तुम्हें ये बकरा दिख रहा है? ता और का, तो और क्या? माधो चलते हुए बोल रहा था, भाई ये बकरा नहीं है, बाछा है, बाछा। बाछा? कौन कहता है? अरे बकरा और बाछा में अंतर नहीं समझता क्या? क्या मेरे पास आंखें नहीं हैं? क्यों मूर्ख बना रहे हो? वह आदमी अब रोष में बोल रहा था। माधो ने भी उत्तेजित होकर जवाब दिया, हाँ बाछा है, बाछा, बाछा, बाछा। एक नहीं 100 बार बाछा। उस आदमी ने माधो से भी ऊंची आवाज में कहा, बकरा, बकरा, बकरा। माधो फिर चीखा, बाछा, बाछा, बाछा। ऐसे ही चीखते चीखते दोनों गांव के मोड़ तक पहुंच गए। वहां उन्हें 3 आदमी दिखे। उनमें से एक ने उन्हें टोका, अरे क्यों चीख रहे हो दोनों? माधो ने रुआंसा होकर कहा, यह आदमी मेरे बाछा को बकरा बता रहा है। बाछा? चौंक कर उस टोकने वाले आदमी ने पूछा, कहां है बाछा? माधो ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरे कंधे पर। वह आदमी ठठाकर हंस पड़ा, फिर हंसते हंसते बोला, अच्छा मजाक कर लेते हो? मजाक? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे कंधे पर बाछा है और यह आदमी मुझे तब से तंग कर रहा है। बाछा नहीं बकरा है कहकर मुझे आजिज कर चुका है। अरे भाई, है बकरा तो बाछा कैसे कह दे कोई? अब तुमको बाछा को बकरा कहना हो तो कहो, उस आदमी ने कहा। उसकी बात सुनकर माधो ने अपने कंधे से बाछा को उतारा और उसे देखने लगा। फिर बोला, ये बाछा ही है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? जाओ अपना रास्ता देखो। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि गांव के मोड़ पर खड़े 2 आदमी माधो की तरफ आ गए। माधो ने उन्हें देखा, उसे याद आया, जब वह मंडी में सुस्ताने के लिए बैठा था तब यही चारों उसके आजू बाजू आकर बैठ गए थे। उन दोनों ने बाछा को सहलाया, फिर बोले, वाह क्या बात है, बहुत मस्त बकरा है तुम्हारा, बोलो बेचोगे? माधो उनकी बात सुनकर हताश सा दिखने लगा। उनमें से एक ने फिर कहा, बताओ कितने में बेचोगे? मुझे पसंद आ गया है, बहुत शानदार बकरा है। माधो बारी बारी से चारों को देख रहा था। उसे चुप देखकर उन चारों में से एक ने कहा, अरे भाई, तुम तो बाछा खरीदने गए थे, मतलब कि तुम्हें तो बाछा की जरूरत है, बकरे की नहीं। ऐसे में ये बकरा तो तुम्हारे लिए बेकार हुआ ना। ऐसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे लिए जो फालतू चीज है उसकी हमें जरूरत है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो चीज तुम्हारे लिए फालतू है उसका खरीदार तुम्हें राह चलते मिल गया। बेचना चाहो तो बेच दो, जितने में लाए हो उतनी रकम तुम्हें हम दे देंगे। बोलो कितने में खरीदा था? माधो ने मायूसी भरे शब्दों में बोला, 150 में। 150 यानी 150 रुपए। 150 रुपये मतलब 150 रुपये है ना भाई? एक आदमी ने माधो से पूछा। माधो ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर उनमें से एक ने माधो का कंधा थपथपाकर कहा, भाई मेरे, एक 5 शून्य रुपए में एक और 5 का तो मतलब है, मगर हिसाब किताब में शून्य का तो कोई मानी होता ही नहीं है। बताओ होता है क्या? माधो ने फिर सिर हिलाकर न कहा। उसके चेहरे पर उस समय मूर्खता बरस रही थी। तो एक 5 शून्य में से शून्य हटा दो तो बचे 1 और 5, यानी 1 पर 5 15। ये लो 15 रुपए। उनमें से एक ने माधो के हाथ में 15 रुपए रखते हुए कहा, अब ये बकरा हमारा हुआ। माधो हाथ में 15 रुपए थामे उन लोगों को देखता रहा और वे लोग बाछा लेकर एक साथ मुड़ गए और तेज गति वे वहां से जाने लगे। माधो उन लोगों को जाते हुए देखता रहा। जब वे लोग उसकी आंखों से ओझल हो गए तब माधो ने गोनू झा के गांव की तरफ अपना रुख किया। उस समय सूरज डूब रहा था। गांव की पगडंडियों के आसपास के पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट का शोर था। हवा मंथर वेग से बह रही थी। माधो धीरे धीरे चलते हुए गोनू झा के घर आया।
उस समय आसमान में सितारे टिमटिमाने लगे थे। आसमान में चांद की मध्यम रोशनी फैल चुकी थी। चांदनी रात में गोनू झा अपने दरवाजे पर खटिया रखकर उस पर अधलेटे से पड़े थे। वह माधो को आता देख खटिया से उठ गए और टहलते हुए माधो के पास पहुंच गए। माधो ने उन्हें सारी घटना बता दी। गोनू झा मुस्कुराते हुए माधो की बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने माधो का कंधा थपथपाते हुए कहा, तुमने बहुत बुद्धिमानी से काम किया, ठीक ऐसा ही काम मैं चाहता था। अब अगले हफ्ते हाट के दिन हम लोग अलग अलग मवेशी मंडी पहुंचेंगे। मुझे विश्वास है उस दिन ये चारों उस बाछा को बेचने आएंगे। अब 7 दिनों तक तुम मस्ती करो। माधो के जाने के बाद गोनू झा ने अन्य रंगरूटों को बुलवाया और उनसे जानकारी ली। वे लोग भी अन्य ग्रामीण मंडियों में इसी तरह ठगी के शिकार हुए थे। गोनू झा मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनते रहे और अगले मंडी के दिन मंडी में ही मिलने की बात कहकर उन लोगों को विदा किया और फिर सोने चले गए। अपने गांव के पास लगने वाली मवेशी मंडी में अगले सप्ताह गोनू झा मंडी लगने से पहले ही पहुंच गए और एक पेड़ के नीचे बोरा बिछाकर बैठ गए। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वे मिथिला नरेश के दरबार के नामचीन दरबारी हैं। साधारण कृषक के लिबास में गोनू झा ठेठ ग्रामीण लग रहे थे। गोनू झा के मंडी में पहुंच जाने के बाद धीरे धीरे मवेशी बाजार जमने लगा। 2 घंटे में बाजार पूरी तरह सज गया। गोनू झा की आंखें माधो को तलाश रही थीं। एक पेड़ के नीचे बैठा माधो उन्हें दिख गया। वह पोटली से रुपए बार बार निकाल उन्हें गिनने में लगा हुआ था। लगभग 1.5-2 घंटे बाद माधो अचानक अपनी जगह से उठा और तेजी से मवेशी मंडी के पूर्वी कोने की ओर जाने लगा। गोनू झा भी उठे और धीमी गति से माधो की तरफ जाने लगे। माधो चलते हुए जिस जगह पर रुक गया था उस जगह पर 4 आदमी एक सफेद और शानदार बछड़े के साथ खड़े थे। माधो ने उनके पास पहुंचकर बछड़े को सहलाना शुरू किया। शायद उन चारों ने माधो को पहचाना नहीं था या फिर पहचान कर भी अनजान बन रहे थे। माधो को प्यार से बछड़े को सहलाते देखकर उनमें से एक ने कहा, क्या बात है, पसंद आ गया। पूरे बाजार में ऐसा बाछा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। बोलो, लेना है? माधो ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। फिर पूछा, कितने में दोगे? 200 रुपए, एक दाम, उसने जवाब दिया। अभी बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि गोनू झा वहां पहुंच गए और ऊंची आवाज में पूछा, अरे ये बकरा किसका है? चारों के चेहरे का रंग इस सवाल पर उड़ गया। ठीक उसी समय माधो ने कहा, अरे लगता है मेरा ही दिमाग खराब हो गया है कि बकरा मुझे बाछा सा दिखता है। पिछले हफ्ते भी मैंने एक बकरा को बाछा समझकर खरीद लिया था। गोनू झा ने फिर जोर से लगभग चीखते हुए पूछा, अरे बकरे का दाम कौन बताएगा? बता जल्दी। गोनू झा की इस आवाज को सुनकर 4-5 हट्टे कट्टे ग्रामीण दौड़कर उस स्थान पर पहुंच गए और बछड़े के साथ आए चारों ठगों के आजू बाजू में जाकर खड़े हो गए। गोनू झा के चीखकर पूछने पर उन चारों में से एक ने कहा, 200 का बाछा है हुजूर। ये बकरा नहीं, बाछा है। गोनू झा मुस्कुराए, फिर बोले, जो भी हो, मैं तो बकरा ही कहूंगा। गोनू झा थोड़ी देर बारी से उन चारों को देखते रहे, फिर मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोले, 200 दाम बताया ना? 200 रुपए है ना? उन चारों ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। गोनू झा ने अपनी आवाज को और धीमा किया और लगभग फुसफुसाते हुए बोले, 200 रुपए मतलब 200 है ना? और 200 रुपए का मतलब 200। इतना कहने के बाद वे उन चारों में से एक के पास पहुंचे और उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए बोले, और हिसाब किताब में शून्य का कोई मतलब नहीं होता है ना? तो 2 शून्य हट्टे बच गया 2। ये लो 2 रुपए और ये बकरा मेरा हुआ। गोनू झा की बात सुनकर चारों आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके आजू बाजू खड़े लोगों ने उन्हें धर दबोचा और उनकी मुश्कें चढ़ाकर उन्हें बांध दिया गया। मंडी में रौनक होने के कारण वहां भीड़ लग गई। तब गोनू झा ने भीड़ में शामिल लोगों से पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे इन लोगों ने माधो को असमंजस में डालकर उसका बाछा 15 रुपयों में ले गए थे। फिर गोनू झा ने उन लोगों से जिन्होंने इन चारों की मुश्कें चढ़ा दी थीं, कहा, जाओ इन्हें ले जाकर हवालात में बंद कर दो, कल फिर मुकाम पर तैनात रहो। जब ये लोग उन चारों को लेकर जाने लगे तो गोनू झा ने हंसते हुए कहा, जाओ भाइयों, ये लोग तुम्हें हिसाब किताब में शून्य का प्रयोग कैसे होता है
बता देंगे। इसके बाद गोनू झा और माधो वह बाछा लेकर घर आ गए। दूसरे दिन दूसरे गांव की मंडी में 6 और तीसरे दिन तीसरे गांव की मंडी में 10 लोगों को इसी तरह गोनू झा की सूझबूझ से रंगरूटों ने धर दबोचा। 7 दिनों के अभियान में ही पूरे मिथिलांचल में छोटी बड़ी ठगी करते 50 से अधिक लोग पकड़ में आ गए। इसके बाद उनकी पिटाई कर रंगरूटों ने कुछ और ठगी करने वालों का नाम पता हासिल किया और जाल बिछाकर उन्हें ठगी करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 3 माह व्यतीत हो गए। गोनू झा के ठग उन्मूलन अभियान को मिथिलांचल में अपार सफलता मिली। तकरीबन 250 ठगों को रंगरूटों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। 3 माह पूरा होते ही गोनू झा मिथिला दरबार में उपस्थित हुए और महाराज को अपनी सफलता का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। महाराज खुश हुए तथा गोनू झा की सफलता से प्रसन्न होकर विशेष दरबार का आयोजन किया। दरबारियों के सामने उन ठगों को पेश किया गया जिन्हें गोनू झा की सूझबूझ के कारण पकड़ा गया था। महाराज ने दरबार में गोनू झा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। गोनू झा से जलने वाले दरबारी नाक भौं सिकोड़ने लगे। काना नाई तो इस घोषणा से इतना व्यथित हुआ कि दरबार से ही बाहर चला गया। महाराज उसे जाते हुए देखते रहे। वे जानते थे कि उनका यह दरबारी गोनू झा से ईर्ष्या करता है। दरबार समाप्त हो जाने के बाद महाराज गोनू झा को अपने साथ महल में लेकर आ गए और उन्हें उचित आसन पर बैठाकर पूछा कि आखिर मिथिला के सभी ठगों को इस तरह दबोचने में उन्हें सफलता कैसे मिली। गोनू झा मानो इस प्रश्न के लिए तैयार थे। उन्होंने छूटते ही कहा, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा से सुरक्षा प्रहरियों में से ऐसे जवान छांटे जो देखने में मूर्ख या बेअक्ल प्रतीत होते थे। इन जवानों को मैंने राजकोष से कुछ रुपए दिलाए, जिसकी सहायता से ये जवान ग्रामीण पर्यटक के रूप में घूम सकते थे और कुछ खरीदारियां कर सकते थे। 3 दिनों तक मैंने इन्हें मूर्ख दिखने और मूर्खतापूर्ण आचरण करने का प्रशिक्षण दिया। पूरे मिथिलांचल को मैंने 7 क्षेत्रों में बांटा और इन 7 क्षेत्रों के लिए 7 केंद्र स्थापित किए। इन जवानों के साथ ही मैंने गांवों में लगने वाली मंडियों में ग्रामीण वेशधारी रंगरूटों को तैनात किया। जवानों को मैंने खुला निर्देश दिया कि जब कोई उन्हें ठगने की कोशिश करे तो वे ऐसा दिखाएं कि वे उसके झांसे में आ गए हैं और ठगे जाए। रंगरूटों को निर्देश था कि जब कोई जवान ठगा जाए तो वे उसे ठगने वालों को भनक तक लगे बिना उसके घर तक पीछा करें, नाम पता आदि की सूची तैयार कर लें। सच कहे महाराज, मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था जो ठीक निशाने पर लगा। गोनू झा की महाराज ने खूब आवभगत की और उन्हें महल के दरवाजे तक छोड़ने आए। गोनू झा को विदा करते समय गदगद कंठ से महाराज बोले, तो पंडित जी, आज से मिथिलांचल ठग मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा सकता है ना? गोनू झा ने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, क्यों नहीं महाराज। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।